हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुकुल एकेडमी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसमें से पढ़ेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज और उपनिवेशवाद क्या है? सबसे पहले देखेंगे वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की उदाहरण। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि डाई, इमारती लकड़ियाँ, घास, मसाले, शहद, चाय, गोंद और कॉफ़ी तथा जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। ये सभी चीज़ें हम लोगों को वनों से प्राप्त होते हैं। देखते हैं औपनिवेशिक शासन के दौरान वनोन्मूलन। औपनिवेशिक शासन के समय वनोन्मूलन के कारण क्या थे? वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई वन उन्मूलन या वनों का विनाश कहलाता है। जब बड़े पैमाने में पेड़ों को काटा जाता है, वही कटाई को वन का विनाश कहा जाता है। कटाई के कारण है, पहला कारण है ईंधन लकड़ी के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी का काटना, व्यापारिक कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए वनों की कटाई, जहाज व रेलवे लाइन के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई, खेती योग्य खदान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि की बढ़ती आवश्यकता, खेती के उपयोग के लिए भूमि की आवश्यकता होती है जिसे वनों को काटा गया। औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटा गया। रोपण फसलों के मांग को पूरा करने के लिए भी वनों की कटाई की गई। इन सभी कारण है वन उन्मूलन का तथा इससे वनों का विनाश हुआ। डाइट्रीज बैंडिस द्वारा जंगलों का प्रबंधन के लिए सुझाव। डाइट्रीज बैंडिस थे जिन्होंने जंगलों को प्रबंधन के लिए कुछ सुझाव दिए थे। लोगों को संरक्षण विज्ञान को प्रशिक्षण करना, लोगों को शिक्षा देना ताकि वो पेड़ों को कम काटें। वन संपदा का उपयोग संबंधी नियम को तय किया गया। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने की पाबंदी लगाई गई। जो पेड़ों को काटते थे और पशुओं को चराते थे उन लोगों पर पाबंदी लगाई गई। इस तरह से उन्हें प्रशिक्षित किया गया ताकि वे लोग पेड़ को नहीं काटें। लोगों के जीवन पर वन कानून का प्रभाव। वन कानून जो बनाया गया था उसमें लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके कुछ प्रभाव पड़े देखते हैं। वो लकड़ी काटना गैर कानूनी, जो लकड़ी काटते थे उन्हें गैर कानूनी बनाया गया। पशुओं को चराना गैर कानूनी कहलाया। मछली पकड़ना गैर कानूनी, जो मछली पकड़ते थे उन्हें गैर कानूनी बताया गया। शिकार करने वालों को भी गैर कानूनी बताया गया। ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने वाली महिलाओं को असुरक्षित महसूस होना पड़ा। जो ये महिलाएं ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करती थी उन्हें भी असुरक्षित महसूस होना पड़ा। घुमंतु कृषि व्यवस्था के चरण। घुमंतु कृषि जो किसी एक स्थान पे नहीं करते, वो स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। तो पहले जंगल के कुछ भागों को काटते हैं और फिर उसे जला दिया जाता है और मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख को बीज बो दिया जाता है। जब मानसून होती है उसकी पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और उस बीज को अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। जो बीज बोया जाता है उसमें फसल होती है, वो फसल अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है और इस स्थान पर 2 या 3 साल खेती की जाती है और उस स्थान पर सिर्फ 2 या 3 साल ही होती है। उसके बाद वे स्थान चेंज कर देते हैं और इस स्थान को 12 या 18 वर्ष तक छोड़ दिया जाता है। जिस स्थान पर कृषि 2 या 3 साल तक हो जाती है उस स्थान को 12 या 18 साल के बीच में उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ही वहाँ कृषि होती है। वह फिर जंगल के अन्य भाग या स्थान को चले जाते, वो पहले स्थान को छोड़ देते हैं और दूसरे स्थान की ओर बढ़ जाते हैं। जॉर्ज नामक अंग्रेज अफसर था, वे अकेले 400 बाघों को मार दिया था। जो जॉर्ज नामक अंग्रेज था उन्होंने 400 बाघ को अकेले मारा था। इस कानून के विरोध में कई सारे विद्रोह हुए। जो वन कानून बनाए गए इसमें अनेक विद्रोह हुए थे। वनग्राम क्या है? वनग्राम बस्तर के कुछ गांवों को आरक्षित वनों के इस शर्त पर रहने के लिए दिया गया कि वह वन को विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और धुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल की आग से बचाएंगे। बाद में इन गांवों को वनग्राम कहा गया। वह एक बस्तर के कुछ गांव थे, वहाँ पे आरक्षित वनों को इस शर्त पर रहने दिया गया। जहाँ वह वन आरक्षित थे
उस स्थान पर रहने दिया गया कि ताकि वह पेड़ों की कटाई और धुलाई को काम मुफ्त में करेंगे और जंगल के इस आग से बचाएंगे। अब बाद में इसी गांव के नाम को वनग्राम कहा गया। बस्तर के लोग, अब जानेंगे बस्तर के लोग क्या थे और क्या करते थे। वहाँ पे धरती के साथ साथ वे नदी, जंगल और पहाड़ों का भी सम्मान करते थे। बस्तर के लोग धरती को ही केवल नहीं, वहाँ के नदी, जंगल और पेड़ों का भी सम्मान करते थे। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र सीमाओं का लगा हुआ है। जो बस्तर गांव है वह छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। मारिया, मोरिया, गोंड, दूसा, भात्रा, हालवा आदि अनेक ये सभी आदिवासी समुदाय रहते हैं। इन समुदायों का भाषा अलग अलग है पर इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसा है। वहाँ के समुदाय अलग अलग है लेकिन उनका रीति रिवाज और विश्वास एक है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो इंदिरा नदी है जो बस्तर के आर पार से पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है। 1960 ईस्वी में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और वहाँ पे वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दी गई। यह इंस्टीट्यूट खोला गया था ताकि वैज्ञानिक वानिकी की पद्धति की शिक्षा दी जाए। यह देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। बागान व्यवस्था, बागान व्यवस्था क्या है? बागान व्यवस्था वैज्ञानिक वानिकी की एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्राकृतिक वनों की कटाई पर उनके स्थान पर कतारबंद तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाए। इस बागान व्यवस्था को ही बागान कहा जाता है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें जो पेड़ काटे जाते हैं उसके स्थान पर कतारबंद, एक मतलब कि एक लाइन से एक ही प्रजाति के पेड़ को लगाया जाता है। इसी पद्धति को कहा जाता है बागान व्यवस्था। वन कानून के बाद नए काम, जब वन कानून बनाए गए उसके बाद नए नए काम आए। पहले ब्राज़ील अमेज़न के मनुद्रुप के समुदाय के लोग ने जंगली रबड़ के वृक्षों को लैक्टस एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। वहाँ भारत में बंजारा समुदाय हथियारों और दूसरे सामान का व्यापार करते थे। मद्रास के कोरबा, कराचा, येरुकला जैसी समुदाय फैक्ट्री खदानों व बागानों में काम करने लगे। जब वन कानून बनाया गया तो वहाँ चारागाह की स्थिति सब बदल गई थी। वहाँ तो सभी लोगों ने, वहाँ के जितने समुदाय थे सब अलग अलग काम में लग गए थे। बस्तर में विद्रोह के प्रमुख कारण, बस्तर में विद्रोह हो गया था, उसके प्रमुख कारण थे जिसमें से वनों का 2/3 भाग आरक्षित करने का प्रस्ताव। वन कानून बनाए गए थे तो वहाँ वनों का 2/3 भाग आरक्षित किया गया था। इसमें घुमंतू खेती पर रोक, जो घुमंती खेती करते थे उन लोगों पर रोक लगा दिया गया। शिकार करने वालों को रोक लगा दिया गया। वनों से उत्पाद एकत्रित करने पर भी रोक लगा दिया गया। बिना किसी सूचना के क्षतिपूर्ति के गांव वालों को विस्थापित करना, वहाँ के लोगों को बिना सूचना से उन लोगों को स्थान चेंज करना पड़ा, अपने घर को छोड़ना पड़ा। इन सभी कारणों से बस्तर में विद्रोह हो गया। अब देखते हैं ब्लैक डांग। ब्लैक डांग क्या है? डचों ने पहले जंगलों से खेती की ज़मीनों पर लगान लगा दिया। बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया गया कि वह समुदाय रूप से पेड़ काटने व लकड़ी दोनों के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। इस व्यवस्था को ही ब्लैक डांग डिसेंट कहा गया। जावा में डचों द्वारा वन कानून बनाने के बाद, जब जावा में डचों द्वारा जो वन कानून बनाए गए थे उसके बाद क्या हुआ? ग्रामीणों का वनों में प्रवेश पर निषेध। जो ग्रामीण लोग थे उन लोगों को वन में जाने से रोक लगा दिया गया। वनों से लकड़ियाँ की कटाई करने के लिए कुछ विशेष कार्य जैसे नाव बनाने या घर बनाने के लिए किया जाता था, वह भी विशेष वनों की निगरानी में। वहाँ पे लकड़ी काटने के लिए भी विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी। वहाँ पे मवेशियों को चराने के लिए परमिट के बिना लकड़ी की ढुलाई और वनों के अंदर घोड़ा गाड़ी या मवेशी पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान था।
वहाँ पे मवेशियों के लिए बिना परमिट के कोई भी व्यक्ति वहाँ से ढुलाई या वन के अंदर घुड़सवारी करता था तो उस पर दंड का प्रावधान किया गया था। डचों ने इस कानून को खिलाफ सीमानों की विद्रोह किया। डचों ने इस कानून का विद्रोह किया। इसमें सासुरोदियो सामिन ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिनका मत था कि जब राज ने हवा, पानी और धरती या जंगल नहीं बनाया है तो उस पर कर भी नहीं लगा सकता। विद्रोह का तरीका था सर्वेक्षण करने आए डचों के सामने जमीनों को लौटना, लगान या जुर्माना न भरना। इन सभी कारणों से विद्रोह हुआ। और यहाँ चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। वन्य समाज और उपनिवेशवाद।